नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के एडवांस्ड एमसीक्यूज़ को भी देखते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोक कला से रिलेटेड, यहाँ के मंदिरों से रिलेटेड स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं, आपके डीप क्वेश्चंस, उनको भी इस सीरीज़ में कवर करते हैं। साथ में एडवांस्ड क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ सिंपल क्वेश्चन जिनको अलग तरीके से या और डीप पैटर्न के अनुसार, जो आपका नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम कवर करते हैं। ये हमारी उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस की 9वीं क्लास है। इससे पहले की अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है या उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू वाली क्लासेस को नहीं देखा है, जिसमें हम 25 से ज़्यादा क्लासेस देख चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही? किस दशक में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही? ये रही थी 1971 से 81 के दशक में। यानी 1981 की जो जनगणना हुई उसमें हमारी दशकीय वृद्धि दर लगभग 27% के करीब थी, 27.5%, जो अभी तक सबसे ज़्यादा रही। ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। इससे जुड़े हुए तथ्य देखिए, आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना होती है वो 1951 में हुई, उसके बाद 61 में, ऐसे ही 71 में, 81 में और अंत में जो लेटेस्ट जनगणना है 2011 में हुई थी। ठीक है, 1981 में, 51 में आज़ादी के बाद की जो पहली जनगणना थी उसमें दशकीय वृद्धि दर लगभग 12.5% रही। 61 में लगभग 22.5%, 71 में लगभग 24.5% और फिर 81 में हाईएस्ट पहुंचती है 27.5%। इसके बाद से लगातार हमारी दशकीय वृद्धि दर यहां पर गिरी है। तो 1981 वाला दशक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1971 से 81 तक का। पहली चीज, इस दशक में हमारी दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। दूसरा, इसके बाद से लगातार हमारी दशकीय वृद्धि दर गिर रही है। यानी 91 वाली में हमारी दशकीय वृद्धि दर 24% पे गई, फिर 2001 में जो जनगणना हुई उसमें 20 पर गई और 2011 में हम 18.81% पर आ गए। तो यहां से गिरना भी शुरू हुआ है। ठीक है, आपसे ग्रामीण और शहरी का भी पूछ लेता है। 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि दर लगभग 11.5% के करीब है और शहरी इलाकों में लगभग 40% के करीब है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में जनगणना 2011 के संदर्भ में लिंग अनुपात में वृद्धि और कमी दर्ज की गई? लिंग अनुपात आपसे कई बार उत्तराखंड का पूछा गया है पेपर में। उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963 था, जबकि नेशनल कितना है? नेशनल था हमारा 943। ये पूछ रहा है कि 2011 में कितने जनपदों में लिंग अनुपात बढ़ा 2001 की तुलना में और कितने जनपदों में घटा। हमारे यहाँ पर लगभग 7 जनपदों में लिंग अनुपात बढ़ा और 6 जनपदों में लिंग अनुपात घटा। जो कमी वाले जनपद हैं उनमें अल्मोड़ा है, यहाँ पर लिंग अनुपात घटा है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है और चंपावत है। इनके अलावा जो बाकी के 7 हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि हमारे कितने जिलों का लिंग अनुपात नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। नेशनल एवरेज 943 है। हमारे 9 जिलों का लिंग अनुपात देश के लिंग अनुपात से ज़्यादा है। केवल 4 जिले हैं हमारे ऐसे जिनका लिंग अनुपात 943 से कम है। उसमें एक हमारा हरिद्वार है 880 के साथ, एक देहरादून है 902 के साथ, उधम सिंह नगर है 920 और नैनीताल है 934। बाकी के 9 जिलों का लिंग अनुपात देश के लिंग अनुपात से ज़्यादा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कितने जनपदों का लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है? यानी कितने जनपदों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है? तो ये जनपद हैं हमारे 7। हमारे 7 जनपदों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इन 7 जनपदों में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, पिथौरागढ़ और चमोली आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिंग अनुपात को लेकर के ही कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात कितना रहा और शहरी इलाकों में। तो उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात 1000 है और शहरी क्षेत्रों में ये लिंग अनुपात 884 है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर क्या है?
लिंगानुपात को लेकर के, जनसंख्या के दूसरे आंकड़ों को लेकर हर एग्जाम में आपसे सवाल आते हैं। हमने उसी टॉपिक से सवाल बनाए और थोड़े डीप सवाल बनाए। जैसे साक्षरता नॉर्मली आपसे पूछ लेता है, यहां पर आपको ग्रामीण साक्षरता बतानी है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता लगभग 76% रही। यही अगर हम नगरीय यानी शहरी साक्षरता की बात करें, ये आंकड़ा 84.45% रहा। ठीक है, अगला, निम्न में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सबसे ज्यादा है? इनमें से सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा कहां पे होती है? यह क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में एज इट इज पूछा गया था। आप जानते हैं उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा एवरेज वर्षा होती है वो हमारे नरेंद्रनगर में होती है। नरेंद्रनगर में लगभग 318 सेंटीमीटर सालाना औसतन जो है वो वर्षा होती है। ठीक है, नरेंद्रनगर के बाद नंबर 2 पर आता है नैनीताल। नैनीताल में लगभग 270 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है साल में। नंबर 3 पर मसूरी का स्थान है, जहां पर 242 सेंटीमीटर सालाना है। ठीक है, अगर आप विकल्पों को देखेंगे नरेंद्रनगर है नहीं, नंबर 2 जो नैनीताल है वो विकल्प में दिया गया है, यही आपका उत्तर था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मसूरी के बाद देहरादून आता है 230 के साथ, फिर लैंसीडाउन आता है 210 के साथ, कोटद्वार 180। ये शुरुआत के कुछ ऐसे हमारे नगर हैं जहां पे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगला, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गढ़वाल कुमाऊं को क्या कहा गया है? देखिए, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें यहाँ का जो इलाका था, गढ़वाल कुमाऊं का जो इलाका था, इसे समुद्रगुप्त का या गुप्त साम्राज्य का एक हिस्सा बताया गया है, यानी यहाँ के इलाके को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। और उस प्रशस्ति लेख में इस इलाके को कृतपुर कहा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये जो कृतपुर राज्य है, अगर आपसे पूछेगा इस राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कुनिंद राजाओं को ही इसका संस्थापक माना जाता है। ये गुप्त साम्राज्यों के अधीन था। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, ये गुप्त साम्राज्य का पार्ट था। ठीक है, अगला, एटकिंसन के अनुसार आसन और वासन क्या थे? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। एटकिंसन के अनुसार आसन और वासन जो थे ये कत्यूरी राजाओं के नाम थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक गीत का एटकिंसन उल्लेख करता है जिसमें नाम आते हैं ये दोनों, आसन वाका, वासन वाका, सिंहासन वाका, वाका ब्रह्म, वाका लखनपुर। तो इसमें ये जो आसन और वासन आया है, यह एटकिंसन के अनुसार क्या है? ये कत्यूरी राजाओं के नाम है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है इसका गठन किया जाता है वर्ष 2012 में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अगर हम पूरी हिस्ट्री की बात करते हैं, ये शुरू होती है एक इंपॉर्टेंट बैंक के साथ। बैंक का नाम है नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक। ठीक है, नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक 1976 के बैंकिंग अधिनियम के द्वारा इसे गठित किया गया था। इस बैंक का ये जो नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक है और इसके साथ 3 छोटे छोटे बैंक, तीनों के नाम क्या क्या हैं? एक है अलकनंदा ग्रामीण बैंक, इसके अलावा एक है हमारा गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और एक है हमारा पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। तो हुआ क्या, इन 4 बैंकों के नाम आपने ध्यान रखना है, फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये जो 3 छोटे छोटे बैंक थे जिसमें हमारा कौन कौन आते हैं, अलकनंदा ग्रामीण बैंक है, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक है, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक है। इन तीनों बैंकों का विलय होता है सन 2006 में और एक बैंक बनता है उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। वो बना था उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। ठीक है, 2006 में ये हुआ। 2012 में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक और ये जो नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक था, इन दोनों का विलय होता है 2012 में और बनता है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य रूप से 2 बैंकों के विलय के माध्यम से बना उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, एक नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक और एक हमारा उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक 2006 में बना था इन 3 बैंकों के विलय से। ठीक है, 1 नवंबर 2012 को यह उत्तराखंड ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आता है। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? हाथ में पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन कौन सा है? धगुले, इसे हाथ में पहना जाता है। पौंची, इसे भी हाथ में पहनते हैं। मुदड़ी, इसे भी हाथ में पहनते हैं। गोखले और ठवा,
ये सभी के सभी आभूषण हमारे कहाँ पर पहने जाते हैं? हाथों में पहने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, धगुले की बात करते हैं, इसे धगुली भी कहते हैं और मैदानी इलाकों में खंडवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पौंजी भी हाथों में पहनी जाती है। मुंदड़ी यानी जो अंगूठी है, जिसे गुठी भी कहा जाता है या मुद्रिका कहते हैं, मुंदड़ी कहते हैं, यह भी हाथ में पहनी जाती है। ठवा की बात करते हैं, कलाई से लेकर कोहनी तक ये पहना जाता है। ठीक है, और गोखले बाजूबंद भी इसको कहते हैं, ये भी हाथों में पहना जाता है। ठीक है, अगला, भूमो प्रिस वोमो बुढ़ानी संस्कार किस जनजाति के हैं? कुछ दिन पहले भी हमने इस सवाल को कवर किया था। इस टाइप के सवाल कि कौन सी चीज किस जनजाति से जुड़ी है वो पूछ ली जाती है। ये तीनों के तीनों एक प्रमुख संस्कार हैं जो जुड़े हुए हैं भोटिया जनजाति के साथ। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जब नया बच्चा कोई होता है, नवजात शिशु होता है, उसके दौरान ये सारे संस्कार किए जाते हैं। जैसे भूमो संस्कार है, जब वह शिशु 3 महीने का होता है तो उसे वहाँ पे वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो ये वाला संस्कार होता है भूमो संस्कार। पुरुष वोमो संस्कार की बात करें तो जब बालक 3रे, 5वें या 7वें वर्ष में आ जाता है तब उसका मुंडन वहाँ पर किया जाता है, तो वो हो गया प्रसवोमो संस्कार। बुढ़ानी संस्कार की बात करें तो जब वो 20 वर्ष की आयु पार कर लेता है तब यह संस्कार किया जाता है। ठीक है, पूना पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में सभा का आयोजन कहां पर किया गया था? जैसे इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा होती है अल्मोड़ा के अंदर, ऐसे ही पूना पैक्ट जब हुआ था गांधी जी और जो भीमराव अंबेडकर थे उनके मध्य में, तब इसका विरोध किया गया था उत्तराखंड में, और यह इसके लिए सभा होती है बागेश्वर के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? उजली होली या अनेरी होली यह आपके थारू जनजाति से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ज्यादातर थारू जनजाति जो निवास करती है वो उधम सिंह नगर में करती है। थारू जनजाति को किस वंश का माना जाता है? थारू जनजाति को किरात वंशीय माना जाता है। थारू जनजाति स्वयं को राणा वंशज, राणा प्रताप का वंशज मानते हैं, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, स्थानीय बोली में थारू परिवार के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? संघ शब्द का इस्तेमाल होता है। एक सवाल आपसे पेपर में पूछा गया था, किस जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है? तो वो है थारू जनजाति, जिसमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त है, यानी थारुओं का समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक समाज है। ठीक है, इसके अलावा 3 टिकटी विवाह और बदला विवाह यह किसमें प्रचलित है? थारू जनजाति में प्रचलित है। थारू जनजाति में एक और प्रथा चलती है दिखनौरी प्रथा, यह किसमें प्रचलित है? थारू जनजाति में प्रचलित है। इनका एक प्रमुख त्यौहार भी है जो पूछा जाता है बजहर, यह किसका त्यौहार है? थारू जनजाति का। थारू जनजाति होली के अवसर पे कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य करते हैं। ये भी आता है किस अवसर पे करते हैं? होली के। इसके अलावा इनका एक और डांस है जो पूछा जाता है लहचारी, किसका है? थारू जनजाति का। ठीक है, अगला, उत्तराखंड में बांज निम्न में से किस जलवायु का पौधा है? जो बांज वृक्ष है जिसे उत्तराखंड का वरदान या उत्तराखंड का हरा सोना भी कहते हैं, भगवान शिव की जटा भी इसे कहा जाता है, यह किस जलवायु का पौधा है? यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये जो बांज वृक्ष है यह उत्तराखंड में 1800 से लगभग 2700 मीटर के ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। इसे शिव की जटा, उत्तराखंड का वरदान, उत्तराखंड का हरा सोना इन नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां और पूरी दुनिया में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, ये इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर बताना है कौन सा वाला सुमेलित नहीं है। जो भीम गुफा है क्या ये उत्तरकाशी में पड़ती है? पहला बिल्कुल सही है, भीम गुफा हमारे उत्तरकाशी में है। कोटेश्वर गुफा क्या ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है? देखिए, कोटेश्वर गुफा नहीं पड़ती है पौड़ी गढ़वाल में, कोटेश्वर गुफा हमारे रुद्रप्रयाग में पड़ती है। हमने पढ़ा भी था कोटेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर गुफा, ये दोनों के दोनों हमारे रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। जो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है वो कोट महादेव मंदिर है। कोट महादेव गुफा या कोट महादेव मंदिर ये पौड़ी में पड़ता है। कोटेश्वर गुफा ये रुद्रप्रयाग में है।
इसके अलावा हमारे पास एक कोटेश्वर बांध भी है। कोटेश्वर बांध आपका टिहरी गढ़वाल में है, वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है। मुचकुंद गुफा चमोली में है, सही है। वशिष्ठ गुफा हमारा टिहरी में है, ये भी सही है। ठीक है। निम्न में से किन क्षेत्रों में मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध नहीं है? इनमें से किस इलाके में हमें मैग्नेसाइट नहीं मिलता है? देखिए, अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र, क्या ये मैग्नेसाइट के लिए फेमस है? पहला बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा का जो झिरौली क्षेत्र है यह मैग्नेसाइट के लिए काफी अच्छा इसे माना जाता है। पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र ये भी मैग्नेसाइट के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। देहरादून का बारकोट क्षेत्र, क्या ये मैग्नेसाइट के लिए फेमस है? गलत हो जाएगा। देहरादून का जो बारकोट वाला क्षेत्र है ये चूना पत्थर के लिए अच्छा माना जाता है, चूने पत्थर का भंडार है, ना कि मैग्नेसाइट का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चमोली का पोखरी या पोखारी ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। ठीक है। अगला, भुवनेश्वरी देवी मेला कहां पर लगता है? जो भुवनेश्वरी देवी मेला है इसका आयोजन हर साल पौड़ी गढ़वाल में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए, टिहरी के अंदर एक मंदिर है चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो अगर आपसे सवाल आएगा भुवनेश्वरी पीठ कहां स्थापित है? टिहरी गढ़वाल के अंदर जो चंद्रबदनी मंदिर है वही कहा जाता है स्कंद पुराण में, उसी का नाम है भुवनेश्वरी पीठ। और अगर पूछेगा भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है तो वो पौड़ी गढ़वाल में लगता है। तो मंदिर पूछेगा तो वो टिहरी गढ़वाल, मेला पूछेगा तो पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। इसके अलावा टिहरी के अंदर भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इसकी भी स्थापना की गई थी स्वामी मनमत के द्वारा 1977 में, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफ्फरकोट कहां पर स्थित है? देखिए, उत्तराखंड के कई सारे प्राचीन स्थल हैं, जैसे लाखू उडियार है, मलारी है, इसके अलावा किमनी गांव है, इसके अलावा हमारा ग्वारख्या उडियार है, कई सारे हैं। ऐसा ही एक प्राचीन स्थल है हमारा कफ्फरकोट। यहाँ से भी हमें मानव आकृतियां मिली हैं, काफ़ी सारी रंगीन मानव आकृतियां हमको मिलती हैं, डांस करते हुए मिलती हैं, नृत्य करती हुई मुद्रा में। यह कफ्फरकोट जो है ये अल्मोड़ा में पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? अभी हमने इस मंदिर के बारे में बात करी कि स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। और यह मंदिर कहाँ है? ये टिहरी गढ़वाल में है। यह मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? यह मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? यह चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके अलावा जो चौरानी चोटी है, जो एक पुलिंद राजा था, राजा विराट, उसकी राजधानी थी विराटगढ़, उसे इसी चोटी पर माना जाता है। चंद्रशिला पर्वत पे तुंगनाथ मंदिर स्थित है। चौखंबा शिखर पे मदमहेश्वरनाथ स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड में सौण या शैण शब्द का तात्पर्य किससे है? तो उत्तराखंड में सौण या शैण जो शब्द इस्तेमाल होते हैं यह समतल भूमि क्षेत्र से होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में आया था एज इट इज। रसोई घर की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्रों को क्या कहते हैं? तो रसोई घर के दीवारों पर देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें टुपुक या नाथ चित्र कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी चित्रकला की प्रमुख शाखा में शामिल है? देखिए, पहाड़ी चित्रकला जो थी ये आगे चलकर 3 मुख्य शाखाओं में बटी। 3 मुख्य शाखाएं इससे बनी। एक शाखा है हमारी गढ़वाल शाखा, एक है हमारी कांगड़ा शाखा और एक है बसोहली शाखा। तो हमारे कौन कौन से आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाल शाखाएं इन्हीं से मिलकर बनती है, या पहाड़ी जो चित्रकला है इसकी 3 शाखाएं जो बनी बाद में वो यही 3 थी, बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यहाँ पे उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। इन सवालों को हमने डीप में और नए पैटर्न के अनुसार इनकी एक्सप्लेनेशन को भी डीप में जाना। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।